था मैंने तुम्हारा। ठीक, बाकी कार्ड सेट कर लेंगे बाद में। ठीक। 28 अभी कुछ लोग अभी आए भी नहीं। रोहन आ गए हो आप? रोहन मैसेज करके बताओ आगे हो गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, वैसे तो मैं 11 साढ़े 11 तक फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। बाय। 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ बस। ठीक है, रोहन है और ठीक है, ठीक है। आप प्लीज आप सभी लोग अपनी वीडियो और ऑडियो बंद रखिएगा, उसकी नीड नहीं है। ठीक है, जो भी बोलूंगा मैं आपको सिर्फ सुनना है। बहुत लंबे टाइम के बाद आप लोगों ने मेरी शक्ल देखी होगी, लगभग एक अरसा हो गया लास्ट टाइम जब मैंने क्लास ली थी। ठीक है, अब आपको रेगुलर शक्ल दिखेगी, टेंशन ना ले। अब यूपीएससी अगले साल प्रीलिम्स तक आपको रेगुलर मेरी शक्ल दिखेगी। बहुत कुछ प्लान है दिमाग में, 2 मिनट में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, आप कमेंट सेक्शन हो ना, आप कमेंट में जो भी बकवास चाहे वो कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। जो भी आप अपने दिल में हो सब लिख सकते हैं। आप सुनिए मेरी बात को ध्यान से, हम मुद्दे पे आते हैं बिना टाइम खराब करें। अभी हम लोगों ने हिस्ट्री के 2 या 3 चैप्टर ऑलरेडी पहले देख लिए। वो वैसे बेसिकली वो एक ही चैप्टर है। ठीक है, उसके मैं अलग अलग पोर्शन में देखा था। आपने, मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी लोग यहाँ हैं सभी लोग को पढ़ के आए होंगे। नहीं पढ़ा तो पहले वो चैप्टर देख लेना जाके यूट्यूब पे। अभी तो फिलहाल आप क्लास में हो, बट वो जरूर देख लीजिए क्लास के बाद। अभी यहाँ जो मैं करने वाला हूँ, आज जो क्लासे लेने वाला है उसमें और पहले जो मैं बता रहा था उनमें कुछ डिफरेंस है। देखिए, जो क्लासेस, मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब है, उस पर मत जाइएगा, थोड़ा गला खराब है। ठीक है, और आज किस्मत देखिए, आज से क्लास थी, आज से गला खराब हुआ है, तो उस पर मत जाना, कुछ दिन तक की प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, तो अभी जो चेंजेस किए वो चेंजेस ये किए कि अगर मैं हिस्ट्री आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, और पूरी शिद्दत से पढ़ाता हूँ, आप भी पूरी शिद्दत से हिस्ट्री पढ़ते हैं, और एट द एंड रिजल्ट ये निकलता है कि आप प्रीलिम्स तो निकाल दोगे, बट मेंस के लिए आपको दोबारा से ये बुक पढ़नी पड़ेगी, जो मेंस के लिए बुक होती है। ठीक है, ये मेंस की किताब है, विपिन चंद्रा, ये मेंस के लिए पढ़ते हैं, थोड़ी सी ग्रंथ टाइप से है। ठीक है, थोड़ी मोटी बुक है, बट ये बुक्स मेंस के लिए लोग जनरली रेफर करते हैं, मेंस के लिए पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा अजीब गरीब टाइप की किताब, आपने देखा कुछ पढ़ोगे नोवेल्स, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ ढंग से, इस तरह से बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है, ये नोबल टाइप के बहुत छोटे छोटे वर्डिंग ऐसे, तो इस तरह की बुक है। अब मेंस के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब प्रीलिम्स और मेंस में केवल 3 महीना होता है, उन 3 मंथ्स के अंदर आपको अपनी खुद का ऑप्शनल भी तैयार करना है। आप कहाँ से किताब पढ़ोगे? आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1 महीना चाहिए। और ये काम मैंने पहले सोचा था चलो कर लेंगे बाद में, बट अब ये सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ। ठीक है, सारा काम खुद करके मैं पूरी रेडी होकर आपके सामने आ रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने की। जिस तरह से मैं टेक्निकल में पढ़ाता हूँ बिल्कुल सेम उसी तरीके से अब हम लोग जीएस की स्टडी कर रहे हैं, एग्जैक्ट सेम तरीके से। मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैंने अब जो लेक्चर लिए उसके लिए कितने सोर्स रेफर करें, एक बार आपको दिखा देता हूँ सारे सोर्स। सबसे पहला सोर्स तो यही है, मॉडर्न हिस्ट्री, जो बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो एनसीईआरटी के लिए जो होती है बेसिक, सबसे पहला तो यही था। ठीक है, उसके बाद जो नई वाली मॉडर्न हिस्ट्री, पुरानी वाली है, ये नई वाली मॉडर्न हिस्ट्री आते हैं, थीम्स की आती है बुक, नई वाली एनसीईआरटी, तो ये वाली है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जो मैंने सोर्स रेफर करा एक के बाद, वो था ये वाजीराम एंड रवि की येलो बुक। ठीक है, जिससे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, उसका मोस्टली कंटेंट यहाँ से और स्पेक्ट्रम से था, इसका और इसका कॉम्बिनेशन था। ठीक है, इस बार जो मैंने एडिशन किया है वो क्या एडिशन किया है कि मैंने इनके अलावा मैंने पूरी विपिन चंद्रा पढ़ डाली, कंप्लीट है ना, ये पूरी पढ़ ली है मैंने। इसके नोट्स भी मैंने ऑलमोस्ट बनाने चालू कर दिए, पहले मैंने पूरा पढ़ा, उसके बाद इसके नोट्स इंक्लूड करें। प्लस मेरे पास 2-3 पीडीएफ और हैं अच्छे राइटर्स की, जो मेरे पास बुक नहीं पीडीएफ के फॉर्मेट में पड़े हुए हैं। उनके अलावा जो जो चीजें रेफर किए मैं सारे बताता हूँ आपको। ये एक किताब और है। ठीक है, देन ये इनसाइड का हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है। देयर आफ्टर ये आप मेंस के एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, एक सेकेंड, ये एक और मेंस एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से क्वेश्चन बैंक है। देन ये मेरे पास प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए है, 24 इयर्स के मोनल पटेल के, जो इसमें थोड़ा सा माइंडसेट। और एक ये बहुत पहले जब मैंने मेडी में प्रिपरेशन करी थी, तो उस समय की बहुत पहले की मतलब किताब है ये। तो ये एक बुक है जो उस समय मेरे जूनियर को मिली थी मेरे बाद, तो मैंने तो ली नहीं थी, पर उससे मैंने जुगाड़ ली थी। तो एक ये बुक भी मैंने पढ़ी है, तो इसमें भी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो इन बुक के अंदर नहीं थी। तो ये सारा कुछ मैंने इस बार ऐड किया है अपने कंटेंट में, इतना सब कुछ ऐड किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना आप लोग अगर ऐड करने बैठे तो आपका यूपीएससी 2 साल में गया। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मेरे लिए इसलिए पॉसिबल है बिकॉज मैं इस फील्ड में पिछले 3-4 साल से हूँ। तो ऑलमोस्ट इसमें 50-70% तो मैंने पहले ही मेहनत कर रखी थी, रिमेनिंग 30% ही मुझे मेहनत करना था, और वो मैंने कर लिया। तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं नॉर्मली से बोलते नहीं है कि मेरे नोट सफिशिएंट होता है, ऐसा कोई बोलता है बेवकूफ बनाता है। और किसी ने आपको ये बोला है कि मेरे नोट सफिशिएंट है, इसका मतलब बेवकूफ बना रहा है। किसी के नोट सफिशिएंट नहीं होते यूपीएससी में, ये बात तो ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूँ
कि ये नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। मेरे नोट्स तो हैं, मुझे बाकी का तो नहीं पता, मुझे जितनी मैंने मेहनत कर ली मुझे नहीं लगता कि इनसे ज्यादा मेहनत कोई बंदा करता होगा। अगर मेरे नोट्स सफिशिएंट नहीं है तो मुझे लगता है इससे अच्छे नोट्स कोई बना सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा बस अपना ट्रस्ट रखिए और आपको रियलाइज हो जाएगा जब आप ये क्लास लोगे कि कितनी मेहनत से मैंने ये सब्जेक्ट तैयार करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब करे। जहां से हमने खत्म किया था वहीं से चालू करते हैं, लास्ट क्लास में जहां हमने छोड़ दिया था वहीं से चालू करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऑन कर लेता हूँ स्क्रीन। ठीक है, तो पहले दूसरी तीसरी क्लास में हमारा बेसिक चीज हो चुका कवर। मैं इसको मिनिमाइज कर, हाँ चलिए, तो अब मैं आपको सीधा स्टार्ट करता हूँ वहां से जहां मैंने एंड किया था। ये सारे नए नोट्स हैं, मैं इस तरह से बढ़ाऊंगा। पहले मैं क्या कर रहा था कि थोड़ा सा होता ना कि आपने बहुत कुछ याद कर रखा है, आपके दिमाग में सारा सेट है, तो अपना ज्ञान दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि भाई बिना देखे पढ़ाओ, बिना देखे पढ़ाओ, जैसे हम लोग नॉर्मल टेक्निकल पढ़ाते भी, बट उसका कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे बिना देखे पढ़ाने का। ठीक है, क्योंकि चीजें तो एट द एंड आपको समझानी है। तो मैंने क्या किया, पूरा पहले ही पूरा प्रॉपर तरीके से लिख लिया है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, आपको सिर्फ मेरी बातें ध्यान से सुननी है, आपके दिमाग में जाएगी, ऑटोमेटिक सेट होती जाएगी। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे। हाँ, नोट्स के बारे में एक चीज बताता हूँ, कुछ नोट्स इसके मैंने एप्पल के जो नोट फोल्डर आता है, नोट सॉफ्टवेयर है, उसमें बनाए। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ मैकबुक एप्पल टू एप्पल ही चलता है। मतलब अगर आपके पास आईफोन है, अगर आपके पास आईपैड है या आपके पास मैकबुक है, तो ये वाले एज इट इज जैसे मैंने लिखे हुए एज इट इज आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आईफोन नहीं है, आपके पास सिर्फ एंड्रॉइड फोन है, तो आपको किस तरह के नोट्स मिलेंगे मैं आपको वो भी जरा दिखा देता हूँ। थोड़ा सा बेकार हो जाएंगे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने बना दिए इसके अंदर, तो अब यही से काम चलाना पड़ेगा। दिखा देता हूँ आपको किस तरह के मिलेंगे, एक सेकेंड। ये अगर आपके पास आईफोन या मैकबुक नहीं है तो ये कुछ इस तरह के नजर आएंगे, थोड़ा सा डल हो जाएंगे कलर वाइज, उतना अच्छा कलर नहीं है क्योंकि ये व्हाइट में ही भेजता है। हाँ, आपके फोटोकॉपी के हिसाब से ठीक है, बट उसमें भी थोड़ा सा डल आएगा। तो ये एक इशू आ सकता है जिनके पास आईफोन नहीं है। मैं अगर कोई लैपटॉप परचेज करने के बारे में सोचा तो मैं बोलूँगा आईपैड खरीद लो, बहुत काम आएगा, क्योंकि आगे आपको सारे नोट्स मेरे आईपैड में, इवन करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको आईपैड वाले फोल्डर में उसमें मिलेगी सॉफ्टवेयर में। तो अगर खरीदने का प्लान है तो खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 लाख 2.5 लाख रुपए कोचिंग के बच रहे हैं, तो एटलीस्ट यहाँ आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं इन केस अगर अफोर्ड कर सकते हो तो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ तो वैसे भी आपको पढ़ने से तो मतलब वो तो मिल ही रहा है। ठीक है। नहीं, मैं येलो कलर यूज करना मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो ब्लैक में लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा ना व्हाइट के हिसाब से लिख रहा हूँ। तो मैं ब्लैक में तो येलो कलर शानदार दिख रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम ब्लैक में बताइए, एक बार जरा कमेंट बताओ फटाफट, ब्लैक कलर में किसी को कोई इशू है? येलो कलर में ब्लैक इसके ऊपर। हाँ बस इसमें तो बढ़िया दिख रहा है ना, वो तो व्हाइट में प्रॉब्लम कर रहा है। अब उसके लिए मैं व्हाइट सोच के बनाने, और एक्चुअली मैं बना नहीं सकता, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको साइड में फोल्डर दिख रहे हैं तो मैं ऑलरेडी सारे नोट्स बना चुका हूँ, ऑलरेडी सारे नोट्स रेडी हैं। देखो साइड में आपको दिख रहा है सब, ऑलरेडी पूरा मॉडर्न तैयार है। सिर्फ मुझे इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो ऐड करना है बस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जहां एंड हुआ था, अब सुनिए बात को ध्यान से, कुछ लोग नए भी हैं इस ग्रुप में। ठीक है, देखो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां पढ़ा था? हम लोगों ने मुगल के बारे में पढ़ा था, मराठाओं के बारे में पढ़ा था, राजपूत के बारे में पढ़ा था, और जितनी भी ऑटोनोमस स्टेट थी जो मुगल को जो डिक्लाइन होने की वजह से बाहर आई थी, उनके बारे में हमने लास्ट क्लास में जो 2-3 क्लास के अंदर पढ़ा था। प्लस हमने थोड़ा सा जो यूरोपियन पावर्स थी लाइक फ्रेंच, डच, ठीक है, उनके बारे में भी थोड़ा बेसिक आइडिया लिया था जो मैंने बताया था। अब यहाँ हम थोड़ा एडवांस लेवल में उन्हीं चीजों को समझेंगे। बट मैं स्टार्ट करने से पहले, ये दिखाने से पहले कि मेरा ये सेशन पहले वाले सेशन से कैसे अलग होने वाला है, मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। आप उस क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको डिफरेंस कितना है। सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन से आपको पूरा जो मैंने नई चीजें करी है वो सब एक क्वेश्चन समझा देगा आपको। बहुत ज्यादा बड़े नोट्स हो गए क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा है, मेरे हाथ में नहीं है, तो नोट्स थोड़े से बड़े हैं। चलो देखो, ये क्वेश्चन है, नॉट दिस वन, ओके, ये रहा। देखो ये कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये 2014 यूपीएससी का क्वेश्चन है, आपके सामने होगा। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत fought in 1761. Why were so many empire shaking battles fought at the पानीपत? ये क्वेश्चन आया था 2014 के अंदर, 150 मार्क्स का 10 मार्क्स का 150 वर्ड्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब सोचो, हम लोगों ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो पढ़ा था, बट कभी दिमाग में आया हमारे कि कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पानीपत में ही क्यों लड़ी गई? और सिर्फ ये नहीं, अब जब ये क्वेश्चन आपके पास मेंस में आएगा, मैं आपको यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी मेंस में आंसर कैसे लिखते हैं वो समझाएंगे। प्रीलिम्स तो हम कर देंगे, वो तो रटने वाला दिमाग है, रट्टा पट्टा मार मेर के प्रीलिम्स हम निकाल देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है स्टैटिक वाले क्वेश्चन में। प्रीलिम्स में कैसे भी करंट अफेयर एक चीज है जो थोड़ा सरदर्द देगी। क्वेश्चन आता है कि मेंस में हम कैसे लिखें कि हम मेंस को आसानी से क्रैक कर दें। जनरल मेंस के बारे में बात नहीं होती, जहां भी आप देखोगे, इवन टॉपर्स के वीडियो भी देखोगे तो हाँ ये करो फालतू के वो ज्ञान तो पेल जाते हैं,
लेकिन वो एक्चुअल मुद्दे की बात नहीं बताते कि हमें लिखना कैसे, क्या करना है, क्या चीज है, क्या पढ़ना। नो, फालतू की मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे, बट मुझे उनमें बहुत कम ही ऐसे जो काम के, कुछ होते हैं जनरली काम के। तो ये जो क्वेश्चन है, अब मैं आपको किस तरह से इसमें मैंने मेंस के क्वेश्चन डिजाइन करें, इस एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। आप जरा ध्यान से समझिएगा एक्सप्लेनेशन को, कि जब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, तो द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉर्ड इन 1761, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पानीपत में ही जो एम्पायर शेकिंग, अब ये जो वर्ड है एम्पायर शेकिंग, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटर का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, बस थोड़ा सा, क्योंकि चलो ठीक है कुछ और कलर यूज करता हूँ। देखो ये वाला जो वर्ड है एम्पायर शेकिंग बैटल्स, ठीक है, ये वर्ड को पकड़ो। इस वर्ड से आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन क्या है, ये बोला कि और कौन सी, देखो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो मुझे पता है 1761 में हुई थी, ठीक है, मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में। उसमें ये हुआ कि मराठा का जो, जिस स्पीड से मराठा जा रहे थे, उनको एक तरह से ब्रेक लग गया और डिक्लाइन स्टार्ट हुआ मराठा का कुछ टाइम के लिए। तो थर्ड बैटल के बारे में तो आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन पता है, लेकिन ये जो 150 वर्ड्स में हमें लिखना है, तो इंट्रोडक्शन कहां से करें? तो इंट्रोडक्शन आपको करना है पहली दो बैटल के साथ। आपको ये बताना पड़ेगा कि और कौन से एम्पायर हैं जो शेक हुए थे इस बैटल, इस पर्टिकुलर पानीपत जगह पे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी किसके बीच में? बाबर वर्सेस लोधी डायनेस्टी के बीच में। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526। ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बैटल की साइड डेट आपको पता होनी चाहिए। क्या हुआ इस बैटल में, रिजल्ट क्या है इस बैटल का? इस बैटल का रिजल्ट आया कि मुगल की एक डिसाइसिव विक्ट्री हुई, लोधी डायनेस्टी का चैप्टर क्लोज्ड और मुगल एम्पायर स्टेबलाइज हुआ। तो अपने आप में कितनी बड़ी बैटल होगी। तो ठीक है, एक तो डिसाइसिव ये जो विक्ट्री थी, एक तो ये हो गया। सेकंड बैटल कब हुई? कि ये हुई थी अकबर वर्सेस हेमचंद्र विक्रमादित्य में। अभी उसमें पिक्चर क्या हुआ कि बाबर ने तो चलो स्टेबलाइज कर दिया, बट बाबर के जो पुत्र थे हमारे हुमायूं साहब, वो एक बार क्या किताब पढ़ रहे थे, किताब पढ़ते पढ़ते सीढ़ियों से लुढ़क गए और मतलब सोच के देखो इतना बड़ा राजा और सीढ़ियों से गिर के मर गया। तो उसका फायदा उठाने के लिए हेमचंद्र विक्रमादित्य ने दिल्ली पे अटैक कर दिया, ठीक है, दिल्ली के आसपास। तो उस समय अकबर, बेसिकली अकबर नहीं था, बैरम खान था। अकबर तो उस समय बहुत छोटा सा बच्चा था, तो बैरम खान के हाथ में एक्चुअल कंट्रोल थी। तो उनके बीच में फाइट थी और हेमचंद्र को खत्म कर दिया गया। तो इसमें हुआ क्या, क्यों ये डिसाइसिव विक्ट्री? क्योंकि जो हिंदू राजा जो अकबर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, मुगल के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, वो एक बार के लिए पूरे खत्म कर दिया। उसके बाद मुगल एम्पायर को चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचा, ठीक है। तो ये मैंने इन दो बैटल के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि भैया देखो इंट्रोडक्शन हो गया, एग्जामिनर पढ़ेगा हाँ भाई छोरे को पता है इंट्रोडक्शन में पहली बैटल दूसरी बैटल क्या है। फिर आप करो अपना थोड़ा सा इनोवेटिव। अब ये मैप पे मत जाना, मेरा इंडिया का मैप मैंने बनाया है, तो इसमें मत जाना कि इंडिया नहीं लग रहा, ठीक है। वो एग्जामिनर देखेगा नहीं आपको कि आप पेंटर हो, क्या बहुत अच्छा आपको मैप आना चाहिए। तो ये मेरा इंडिया का मैप है। अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने पानीपत की लोकेशन दिखा दी। ध्यान से देखो, येलो कलर में जो डॉट है, उस येलो कलर का जो डॉट है उसमें मैंने दिखाया ये तो दिल्ली है भैया, और दिल्ली के पास में जो बड़ा सा डॉट है वो है पानीपत। हल्की सी डिस्टेंस दिखाई और लिख भी दिया यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पानीपत अप्रोक्सीमेटली 90 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कैसे पता होगा? ये ऑब्वियसली बात है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली जब पढ़ो, जब भी कोई भी बैटल आए तो बैटल की लोकेशन हमेशा मैप में चेक कर लो कि कहाँ पर है वो। और कुछ कुछ मेन सिटीज है, जैसे अगर कोई डेक्कन में हम जाएंगे तो मुंबई से, मुंबई नहीं जाएंगे, मुंबई मत देखिएगा, पूना देखिएगा, क्योंकि मराठाओं का जो कैपिटल था पूना था। तो पूना से कितनी डिस्टेंस है, वो ये चीज आगे काम आएंगी। तो 90 किलोमीटर ये मैंने साइड में छोटा सा मैप बना दिया, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ भैया इसको थोड़ी लोकेशन वाइज भी पता है, तो ये भी हमारा एक प्लस पॉइंट हो गया। फिर थर्ड बैटल के बारे में एक्सप्लेन कर दो हल्का सा, तो ये अच्छा खासा आपका इंट्रोडक्शन प्लस हल्की सी बॉडी तैयार होगी, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा वर्ल्ड लिमिट कितनी है। हमारे पास वर्ल्ड लिमिट कितनी है? हमारे पास वर्ल्ड लिमिट है 150 वर्ड्स, समझ आया? 150 वर्ड। तो 150 वर्ड्स का मतलब है हमें क्या लिखना है, फर्स्ट बैटल पानीपत किसके बीच में हुई, सेकंड बैटल किसके बीच में हुई, मैप बना दिया, थर्ड बैटल किसके बीच में, उसके बारे में मत लिखो, अंदर मत लिखो कि फर्स्ट बैटल में किसने क्या हुआ, नहीं। अगर 250 वर्ड्स होता तो मैं ये जो अंदर लिखा है मैं ये भी लिखता, मैं ये भी लिखता और मैं थर्ड बैटल के बारे में भी लिखता, अगर 250 वर्ड्स के अंदर मुझे आंसर लिखना होता तो। तो यहां तक लिख दिया। उसके बाद आता है रीजंस पे कि क्या क्या रीजन रहे होंगे पानीपत को सिलेक्शन के लिए। तो पहला रीजन क्या है, पानीपत वाज क्लोज टू दिल्ली, कि दिल्ली के पास था। अब दिल्ली के पास का मतलब कि जब भी कोई बैटल लड़ी जाती है तो कई कई दिनों तक चलती है। कहां चली, ओके, जब भी कोई बैटल लड़ी जाती है तो कई कई दिनों तक बैटल चलती है। तो उस बैटल के अंदर आपको फूड सप्लाई चाहिए होगी, ठीक है, आपको एम्यूनिशन चाहिए होगा, हथियार चाहिए होंगे, ठीक है, प्लस आपको मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट, और दिल्ली इस समय कैपिटल था मुगल का, तो अगर आप दिल्ली के क्लोज लड़ोगे तो ये सप्लाई आप तक पहुंचने में बड़ी आसानी रहेगी। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि पानीपत वाज क्लोज टू दिल्ली, फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि जब भी कोई अटैक करता था, अटैक बेसिकली होते कहां से थे, ये कहां से आया था, बाबर, बाबर सर इधर से आया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से होते हो, मतलब बेसिकली हमारा जो बोले अब जो पाकिस्तान आप बोलते हो उसी साइड से आया था बाबर। अच्छा, तो और ये जो बाकी जितनी भी बैटल्स हुई थी, जहां भी दिल्ली में बैटल होती है मोस्टली, इन सब का पैटर्न ये था कि ये लोग पहले जो खैबर पास है, जो पाकिस्तान के पास, जो पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर पे जो खैबर पास है, उसको क्रॉस करते हुए पहले पंजाब में एंटर होंगे, पंजाब को जीतेंगे, वहां रुकेंगे, वहां अपना बेस स्टेबलाइज करेंगे,
क्योंकि पंजाब में बेस क्यों स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि पंजाब एक फर्टाइल लैंड है, तो वहां इनको खाने पीने की व्यवस्था ठीक आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां आराम से कैंप वगैरह लगा सकते हैं और जो भी इनको खाने पीने का जुगाड़ है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। और उसके बाद ये लोग दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे, तो जो दूसरी पावर आएंगे उनके लिए पंजाब सप्लाई भेजेगा, जो भी सप्लाई की जरूरत होगी, और जो मुगल होगा जो भी दिल्ली पे होगा उसके लिए दिल्ली से सप्लाई होगी। तो दोनों के लिए पानीपत बीच में, बिकॉज पंजाब और दिल्ली के बीच में पड़ता है हरियाणा, और हरियाणा के अंदर कौन सी जगह है, पानीपत। तो ये हमारे पास सेकंड रीजन हो गया, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, पूरा इसके अंदर लिखा हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है। तीसरा रीजन क्या है कि वैदिक टाइम से ही ये एक आप बोल सकते हो कि ये एक चलन चला हुआ आ रहा है, ये एक ट्रेडिशन है कि किसी भी तरह के कोलेटरल डैमेज को बचाने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन लाइफ्स को बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जहां पॉपुलेशन होती है, जहां सिटी है, उससे दूर लड़ा जाता है, ठीक है, सो दैट जो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी भी तरह से डैमेज ना हो। वरना होता क्या है कि आपको पता ही, जब भी फाइट वगैरह होती है तो जो प्रॉपर्टी का नुकसान बहुत होता है, सिविलियंस बहुत मारे जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए हमेशा ये चीजें अवॉइड की जाती है। तो ये आप तीसरे रीजन के अंदर पुट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ रीजन आता है, चौथा रीजन आता है कि पानीपत का जो ट्रेन था was ideally suited for fighting with the war। बेसिकली मतलब क्या है कि पानीपत क्या है, पानीपत एक तरह से बोलो बैरन लैंड है, ठीक है, जहां पे आपको खुला मैदान मिलता है, तो आप आराम से हाथी घोड़े भी खड़े कर सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी लाखों की आर्मी वहां आप अपनी खड़े करके फाइट कर सकते हो। तो एक आइडियल जो फाइटिंग ग्राउंड है वो पानीपत आपको प्रोवाइड करता है। तो एक ये रीजन हो गया। फिर टिम्बर इजीली अवेलेबल है, पानीपत के आसपास में फॉरेस्ट इलाका बहुत है, तो टिम्बर किस लिए चाहिए, देखिए टिम्बर आपको कैंप बनाना होता है, तो कैंप में टिम्बर लगता है। जो खाना बन रहा है आपके लिए वहां पे, उसके लिए फ्यूल का काम करता है टिम्बर, ठीक है, मतलब लकड़ी वगैरह जो है। प्लस आपका जो बुल कार्ट, जो कार्ट वगैरह बनते हैं जिसमें घोड़े वगैरह इस्तेमाल करते हैं, प्लस जो सैडल्स होता है, सैडल जो घोड़े की पीठ पे बैठते हैं, जिसको हम जो घुड़सवार बैठता है उसके नीचे जो रखा होता है वो हो गया, या हाथी पे जो बढ़ता है सैडल्स वो भी हो गया। इस एक सेकेंड व्हाट हैपेंड, मेरी आवाज आ रही है सबको, मेरा एकदम बाहर आ गया, प्लीज बताइए मेरी आवाज आ रही है सबको, या मैं दिख रहा हूँ सब कुछ सही है, व्हाट हैपेंड, मेरे पास मैसेज लाइन क्यों लग गई, प्लीज बताइए मेरी आवाज आ रही है, मुझे ऐसा लगता है मैं बाहर तो नहीं होगा। ओके ओके ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये एक रीजन हो गया। इसके अलावा पानीपत को वो बताया, वो रीजन है सेम, लार्ज एरिया ऑफ द ओपन फील्ड है, ऊपर लिख दिया मैंने। प्लस पानीपत यमुना के क्लोज्ड है, बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि यमुना के क्लोज होगा तो आपके वाटर की अवेलेबिलिटी आपको कभी भी कम नहीं होगी, समझ में आया। तो ये लिखो तुम रीजन में। अब ये सारे रीजन आपको लग रहा होगा कि मैंने मेंस की बुक से लिखे, नहीं, मैंने इसके लिए मेंस की बुक नहीं, मैंने इसमें बहुत सारी चीजें ऑनलाइन रिसर्च भी करी, हर क्वेश्चन में, ऐसा नहीं, हर जो भी क्वेश्चन मुझे लगता है उसके लिए मैं जितनी भी मुझसे रिसर्च पॉसिबल है वो मैं ऑलरेडी करके आपके सामने एक आइडियल आंसर तैयार करके दूंगा। ये वैसा आंसर नहीं है जैसे स्टैंडर्ड बुक्स में लिखे होते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स तो क्या, वो तो छाप देती है। मैंने आंसर वैसे लिखे हैं जो एक मेरे हिसाब से जो कैंडिडेट को लिखना चाहिए, मैं खुद एक कैंडिडेट हूं, तो कैंडिडेट होने के नाते जो मुझे जो लगता है बेस्ट पॉसिबल आंसर है, मैंने उस फॉर्मेट में लिखा है। और जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप नोटिस करेंगे वो यहाँ हाईलाइटेड है। तो ये वर्ड्स आपको एग्जाम में, आप तो नहीं कर सकते ग्रीन पेन का इस्तेमाल, तो आपको सिर्फ उसके नीचे एक लाइन खींच देनी है, तो एग्जाम में पता चल जाएगा मेन मेन वर्ड्स आपके ही होंगे। तो इस तरह से हमारा पहला आंसर तैयार हुआ, ठीक है। सिमिलरली यूपीएससी 1997 2010 का एक क्वेश्चन है, राइट ब्रीफ नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके बारे में लिखना है, चौथ और सरदेश मुखी के बारे में। अभी तो पता ही चौथ का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, 25%, ठीक है। सरदेश मुखी का होता है 25% के ऊपर भी 10, ठीक है। 2.5 बैग 25 बैग वाला किससे याद आ गया होगा, तो वो तो आप एक्सप्लेन कर दोगे, जगत सेठ। अब आप बोलोगे सर जगत सेठ तो आपके मुंह से कभी सुना ही नहीं। हाँ, क्योंकि हमने उस समय जितनी भी स्टडी करी थी वो सिर्फ 1 या 2-3 किताबों से करी थी, तो उसके अंदर लिमिटेड जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने छाप दी, ठीक है। तो मेरे को उतनी इन्फॉर्मेशन आती थी जितनी मुझे इस येलो बुक ने और स्पेक्ट्रम ने दी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी नहीं। बट इस टाइम में मैंने वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेन करी, हर वो इन्फॉर्मेशन गेन करी है जो यूपीएससी के लिए जरूरी है। और अब मैं आपको लिख के देता हूं कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इन नोट से बाहर आएगा, अगर सब कुछ सही रहा तो। कुछ चीजें चेंज हुई है इस साल यूपीएससी में, पहले एंशिएंट मिडाइवल के क्वेश्चन नहीं आते थे, इस साल 6 क्वेश्चन आ गए। तो मैं पहले एंशिएंट मिडाइवल को खुद भी नहीं पढ़ के आता, छोड़ देता था, छोड़ा एंशिएंट मिडाइवल को, बट इस बार ऐसा नहीं करेंगे, एंशिएंट मिडाइवल को भी फोकस करेंगे। तो हर वो चीज जहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ग्रे फील्ड, उसको भी हम इस बार पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार क्या अलग होने वाला है पहले से, ठीक है। कमेंट सेक्शन बताओ जल्दी से, समझ में आ गया, यस और नो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके 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 क्लियर, ठीक है। चलिए तो आइए जरा अब सुनिए ध्यान से, आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। तो अब मैं इस तरह से आपके सामने नोट्स ओपन करके रख दूंगा, पूरे मेरे जो भी लिखे हुए हैं पूरा आपके सामने, बहुत बेहतरीन राइटिंग है, मेरे हिसाब से मेरी राइटिंग के कंपैरिजन में ठीक है, ठीक है। मेरी जो एक्चुअल राइटिंग है उसके हिसाब से मैंने बहुत स्लो स्लो तसल्ली से लिखा है, क्योंकि मुझे पता था आपको पढ़ाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18वीं सेंचुरी में मैंने जो आपको पहले पढ़ा दिया मैं वो चीज रिपीट नहीं करूंगा,
लाइक मैंने पहले आपको मुगल के बारे में, मराठा के बारे में बहुत कुछ बता दिया था, तो वो सारी चीजें रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है, बार बार, क्योंकि वो लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इजीली देख सकते हैं। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी मैं उस पर यहाँ बात करूंगा। तो चलिए आइए जरा, तो अब क्वेश्चन किस तरह के मेंस में पूछे गए पहले वो जरा देख लेते हैं। मैं हर चैप्टर में यही करने वाला हूं, पहले मैं सीधे जाऊंगा मेंस के क्वेश्चन पे, आपको सारे मेंस के क्वेश्चन दिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैंने एक और काम किया यहाँ पे जो बहुत भारी काम है। मैंने जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन होते हैं, वेदर इट्स यूपीपीएससी और आरपीएससी, एमपीपीएससी या जो भी बीपीएससी, जितने एग्जाम होते हैं सबके मैंने पिछले 5-10 साल के जितने भी मुझे क्वेश्चन ऑनलाइन मिले, जहां से भी मुझे जुगाड़ हुआ, सबके मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करे, और उनमें से मैंने स्पेशली मॉडर्न के क्वेश्चन छाटे, और छाटने के बाद मुझे जो जो चीजें मैंने नहीं पढ़ रखी थी वो भी मैंने ऐड करी। मतलब एक तरह से पूरा कंप्लीट पैकेज है, किसी भी इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए पूरा कंप्लीट पैकेज है, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जरा मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जब मैं बताऊंगा तो आप ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो जरिए आइए जरा देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमसे मेंस में पूछे जाते हैं। ओके, चलो, तो पहला क्वेश्चन है मेंस एग्जामिनेशन का, हाउ वुड यू लाइक टू कैरेक्टराइज द 18th सेंचुरी इन द इंडियन हिस्ट्री। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ये कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछ लिया भाई साहब इसने, कि आप किस तरह से 18th सेंचुरी के भारत के इतिहास को प्रदर्शित करोगे, दर्शाओगे, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। तो यहां इसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो तो आपको पूरा बताऊंगा, बट आपको बेसिकली अगर ये एक्सप्लेन करना है तो आपको पूरा सिनेरियो पता होना चाहिए। मैंने आपको सिंपल हिंट के तौर पे लिख दिया कि पूरा 18th सेंचुरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला हाफ है जिसमें मुगल का डिक्लाइन हो रहा है औरंगजेब के बाद, ठीक है, औरंगजेब के बाद मुगल का डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गया। दूसरा हाफ है जिसमें मराठाओं का एक्सपांशन, मराठा राइज कर रहे हैं, प्लस दूसरे स्टेट जो भी हैं, राजपूत हो गए, मैसूर हो गया, त्रवणकोर हो गया, ठीक है, इसके अलावा अपना हैदराबाद हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, वो भी मुगलों से अलग हो रहे हैं और धीरे धीरे ऊपर पहुंच रहे हैं। ऊपर का मतलब एक्सपांशन हो रहा है उनका भी, ठीक है, टेरिटोरियल एक्सपांशन भी हो रहा है, हर एंड से फाइनेंशियल एक्सपांशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड पीरियड आ जाएगा। मिडिल पार्ट जो है लगभग 1540 के बाद से लेके 1561 तक, 1540 नहीं, 1640, 1740, तो 1740 से लेके 1761 तक, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक। तो ये मराठाओं का एक्सपांशन हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जो मेन एक्सपांशन था मराठाओं का आपको पता ही है, वो बाजीराव ने और नाना साहब के अंडर में हुआ था। नाना साहब तक ये अपनी पीक पे पहुंचा था, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद ये डिक्लाइन हो गया था। तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, लास्ट हाफ में आया था ब्रिटिशर्स। तो यहां ब्रिटिशर्स मौके पे चौका मार देते हैं। अब ब्रिटिशर्स की पिक्चर क्या है, सुनो बड़ा ध्यान से। आपको पता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा एक एक्सट्रीम पावर पे पहुंच गया था। नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में कहीं नहीं बचा, हर जगह मराठा मराठा है। ईस्ट में बिहार में पहुंच के अलवर्दी खान को बोला कि भैया ट्रीटी ऑफ अहमदिया साइन कर दे, और चुपचाप से 1,20,000 रुपए मेरे को सालाना देना स्टार्ट कर दे, ठीक है, प्लस उड़ीसा ले लिया अलवर्दी खान से ईस्ट में जाके। तो ये कर दिया भाई साहबों ने, मराठाओं ने। इधर हमारे निजाम को हराया, बैटल ऑफ उदयगिर 1760 के अंदर, वो निजाम को हरा के आ गया, ठीक है, उसको बोला चुपचाप से पैसा देना स्टार्ट कर दे। राजपूतों को जा रहे हैं धमका के आ रहे हैं नॉर्थ में, ठीक है। आपने जो मुगल है, मुगल पे भाई साहब, मुगल के किंगडम पे इमादुल मुल्क बैठा दिया, वजीर मेन जो तो वही था, इमादुल मुल्क बैठा दिया, प्लस 2 जो मुगल एम्पियर थे उनका मर्डर करवा दिया। बताऊंगा उनको भी आपको किस तरह से क्या हुआ पूरी पिक्चर में, शाहजहां थड़ा मारे और अहमद शाह भाई साहब के क्या हुआ, ठीक है। तो ये कुछ ये मराठा ने कांड कर रहे थे बीच में, क्योंकि इनकी पावर एक्सपांड हो रही थी इस ड्यूरेशन में, 1740 से लेकर 1761 तक, नाना साहब के टाइम पे स्पेशली। लेकिन 1761 में इन्होंने गलती क्या करी कि उन्होंने पंजाब में जाके जो अहमद शाह अब्दाली का जो एजेंट था, उसका तिमूर शाह जो उसका बेटा था, उसको भगा दिया वहां से, ठीक है, और अदीना बेग को बैठा दिया। तो वहां जब इन्होंने ये कांड करा पंजाब में, तो अहमद शाह अब्दाली फिर इनसे लड़ने के लिए आ गया। नजीबुद्दौला का भी रोल था उसमें बहुत बड़ा, उसको बुलाने में। और अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया किसको, मराठाओं को। मराठाओं के 28,000 सैनिक मार दी, क्रीम मार दी, जो मेन लड़ाके थे वो खत्म कर दिए। इसी ड्यूरेशन में बंगाल में कौन बैठा हुआ था, याद करो, 1757 में बैटल ऑफ हाँ, कमेंट से बताओ, 1757 के अंदर बैटल ऑफ याद है किसी को, प्लासी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बैटल ऑफ प्लासी, यस। तो 1757 के अंदर आपको पता है बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी के अंदर सुजाउद्दौला या सुजाउद्दीन या कुछ और, बताओ कौन था, किसको राय था 1757 अंदर, आपकी मेमोरी चेक कर ले, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दीन या कोई और, या सिराजुद्दौला, हाँ वही भागने वाला फास्ट बॉलर हमारा क्रिकेटर, याद आ गई ट्रिक, हाँ सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला को भाई साहब ने हराया, और हराने के बाद बंगाल में कौन है इस समय, ब्रिटिशर्स। अब वो कुछ कर नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि मराठा बहुत बड़ी पावर थी, वो किसी भी तरीके से कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। मराठा अपने आप में बहुत बड़ी पावर थी, बट जब ये हारा, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर जब ये हारे, तो हारने के बाद एक बात समझ में आ गई किनको,
मराठाओं को कि अब ये उतनी पावर तो रही नहीं, तो मराठा ने वो जो एक्सपांशन की पॉलिसी थी वो बंद कर दी। ब्रिटिशर्स ने मौके का फायदा उठाया और रैपिडली एक्सपांशन करना स्टार्ट हुआ, तो मराठाओं का एक्सपांशन रुक गया और ब्रिटिशर्स का एक्सपांशन बढ़ गया। तो ये जितनी भी मैंने आपको भी बकवास करी है ना, ये आपको लिखना है इसके अंदर 250 वर्ड्स में। समझ आया? जो भी मैंने आपको बोला एक्चुअल में मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताया है अपने सिंपल वर्ड्स के अंदर। तो वो आपको वर्ड लिमिट के अंदर जितना भी आपको नॉलेज है वो आपको इसमें छाप देनी है पूरा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पाते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। ठीक है, डन। क्या इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है? ईरानी एंड दुर्रानी इन्वेजन इन दी 18th सेंचुरी। अब आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया तो था, बट आपने कहीं पे भी ईरानी और दुर्रानी ऐसा तो कुछ एक्सप्लेन किया नहीं। आपने सब ये बताया था कि नादिर शाह आया था, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आया था। ये ईरानी और दुर्रानी का क्या सिलसिला है? मतलब इस क्वेश्चन में अटक गए क्योंकि हमने उस लेवल पे पढ़ा ही नहीं, गलती है भाई। फिर तीसरा क्वेश्चन है इनहेरेंट डिफेक्ट ऑफ द मनसब एंड जागीर सिस्टम। इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन बताई नहीं मैंने आपको, कहां से होगी? ग्रोथ ऑफ न्यू पॉलिटिकल फोर्सेस इन दी प्रोविंसेस, हाँ ये हम बोल सकते हैं, इसमें हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। न्यू स्टेट्स के बारे में बात हो रही है, तो आप यहाँ रिबेलियन स्टेट के बारे में छाप दो। कौन कौन सी थी रिबेलियन स्टेट, जरा बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, थोड़ा आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। रिबेलियन स्टेट कौन कौन सी थी भाई? ओके, ए पे भी आ रहा हूँ अभी। रिबेलियन स्टेट कौन कौन सी थी, जरा कमेंट सेक्शन में बताना। रिबेलियन स्टेट, अच्छा जाट रिबेलियन स्टेट थी। ओके, हैदराबाद, अफगान, बाप रे। चलो ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके, तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ठीक है, भूल गए मतलब आप लोग। तीसरा इसमें जो क्वेश्चन है वो है इजरा, इजरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब इजरा के बारे में आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है कि इजरा क्या होता है। ठीक है, इजरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था उसके बारे में बताना है। तो एक ही हो गया। फिर आगे रॉयल फरमान ऑफ 1717 फारूक शाह ने जो दिया था। और जो ए वाला था औरंगजेब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, कि औरंगजेब का रोल कैसे था। अब भैया औरंगजेब का रोल नहीं था, औरंगजेब ही बवाल था, सबसे बड़ा रोल ही औरंगजेब का था मुगल के डिक्लाइन में। उसकी जो सोशियो रिलीजियस पॉलिसीज थी वो बड़ी घातक साबित हुई। जितने भी मुगल के दोस्त थे, जो राजपूत स्टेट थी या पंजाब था, जाट स्टेट थी, वो रिबेलियन करना स्टार्ट कर दिया औरंगजेब की पॉलिसीज की वजह से। ठीक है, वही जो रिलीजन कन्वर्ट करना, लोगों का इस्लाम में कन्वर्ट करना, काफी हद तक वो लोगों को पसंद नहीं आया। प्लस औरंगजेब की कई सारी गलतियां थी। औरंगजेब ने अपनी टेरिटरी इतनी ज्यादा एक्सपांड कर दी, इतनी ज्यादा एक्सपांड कर दी कि इफेक्टिव कंट्रोल उस पर रहा ही नहीं। जितना ज्यादा अगर एक्सपांशन ज्यादा होता है तो इफेक्टिव कंट्रोल उतना ही कम हो जाता है। तो ये सारा मैं बताऊंगा आपको पूरे ढंग से, डिटेल पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज इन द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अभी एक्सटर्नल फोर्सेज कौन सी है? तीन तरह की एक्सटर्नल फोर्सेज है। एक तो नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, अफगान इन्वेडर। दूसरी है मराठा, जिन्होंने डिक्लाइन में रोल प्ले किया। और तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स, जिनका मेन रोल था। तो तीनों के बारे में यहां आपको एक्सप्लेन करना है। चौथा है एटीट्यूड ऑफ द लेटर मुगल टुवर्ड द रीजनल पावर। जो लेटर मुगल हुए थे उनके रीजनल पावर के लिए एटीट्यूड कैसा था। रीजनल पावर कौन कौन सी, जो डिफरेंट स्टेट जो कर्व आउट हुए थे मुगल से, उन सब के बारे में आपको बताना है कि उनके लिए एटीट्यूड कैसा था। हैदराबाद के लिए एटीट्यूड कैसा था, बंगाल के लिए एटीट्यूड कैसा था, मोहम्मद शाह का क्या ख्याल था इन सब के बारे में, जो हमारे निजाम उल मुल्क असफ जहां उनको छोड़ के चले गए। तो ये कुछ आपको थोड़ा सा बेसिक इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन लिमिटिंग वर्ड्स अबाउट बैटल ऑफ प्लासी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ऑब्वियसली बात है, इन सबके बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, इतनी तो मुझे उम्मीद है। जितना अगर मेरे पहले लेक्चर देखें तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक दो क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ मेंस के पूरे चैप्टर में से, बिल्कुल पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ओके, हाँ देखो ये रहा। नेक्स्ट है The emergence of autonomous state in the 18th century represent a transformation rather than collapse of polity. Critically analyze this statement. देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। The emergence of autonomous state in the 18th century represent a transformation rather than collapse of polity. तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल ये तो मैंने जितना पढ़ा आपसे पहले से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल पॉलिटी जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था मुगल का वही कोलैप्स हो गया, नहीं। ये एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ था। मराठा जो एक रीजनल पावर थी, रीजनल पावर से एक एम्पायर बनना चालू हो रही थी। निजामुल मुल्क ने निजामुल मुल्क असफ जहां वन ने हैदराबाद को एक रीजनल पावर बनाया। ठीक है, आपको पता है हैदराबाद को ट्रांसफॉर्मेशन किया। सिमिलरली अलवर्दी खान ने जो बिहार के अंदर था, बिहार का जो गवर्नर था, डेप्यूटी गवर्नर, उसने बिहार को, ऐसी और भी स्टेट जो थी, उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया एक कंप्लीट
पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्सेज में, तो वो आपको यहाँ पूरा अच्छे से एक्सप्लेन, अच्छे से लिखना होगा। तो सिंपल ये सारी चीजें मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, ये सारे आपको एज अ टेस्ट में मिलेंगे, आप सब अपने आंसर मुझे दोगे, मैं चेक करूंगा, जिसका सबसे अच्छा आंसर होगा वो ग्रुप पे मैं पोस्ट कर दूंगा, तो एज आइडियल आंसर आपके पास होगा। बाद में बात करेंगे ये सब टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एक्सपांशन ऑफ द मराठा पावर अंडर द फर्स्ट 3 पेशवास, व्हाई डिड द मराठा फेल टू एस्टेब्लिश ए पैन इंडिया एम्पायर। तो पहले तो आपको फर्स्ट 3 पेशवा पता होने चाहिए, कौन थे बताइए कौन थे। बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, जो हमारे विश्वनाथ थे, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, नाना साहब जो थे, 3 पेशवा थे स्टार्टिंग के। तीनों के बारे में बता दो, तीनों ने क्या क्या करा, वर्डिंग की लिमिट देख लो कितनी लिमिट है, 250 बढ़े तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, कम बढ़े तो कम एक्सप्लेन कर दो। फिर व्हाई डिड मराठा फेल टू एस्टेब्लिश ए पैन इंडिया पावर, तो इसमें रीजन क्या होगा कि मराठाओं ने सबके नाक में दम कर रखा था, राजपूतों को मार रहे हैं, उधर निजाम को मार रहे हैं, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ रहे, सबको तो पूरे इंडिया में तो उन्होंने दुश्मन बना रखे। तो जब अब्दाली से इनकी लड़ाई हुई तो उनका साथ किसी ने नहीं दिया, सिर्फ इमादुल मुल्क ने दिया। इमादुल मुल्क कौन था, मुगल में वजीर था, मुगल एम्पायर में। तो उसके बाद तो छोटी सी सेना थी, उस समय मुगल का तो कुछ था ही नहीं बेसिकली। मुगल तो मैं बोलूँ नाम के लिए था कि नाम के लिए शाह आलम बैठा हुआ है, मगर मेन तो इमादुल मुल्क ही था, शाह आलम 2 जो था उसी नाम के लिए था। तो वो उसके बाद बहुत छोटी सी जो फौज थी, प्लस इस समय जो मेन जाट नेता थे, जो जाट रूरल थे, सूरजमल, उन्होंने सपोर्ट करने से मना कर दिया। उनका सपोर्ट छिलना, क्योंकि उस समय क्यों मना करा, क्योंकि उस सदाशिव राव भाऊ जो थे उनका एटीट्यूड थोड़ा सा खतरनाक था। उस एटीट्यूड की वजह से सूरजमल जो थे उन्होंने सपोर्ट नहीं करा, तो उनका सपोर्ट छिन गया इनसे। तो इनकी आर्मी काफी कम रह गई, आर्मी भी कम थी। थर्ड बैटल में लगभग 45,000 टोटल सिपाही थे इनके पास, वेरस जो अब्दाली था वो 60,000 सैनिकों के साथ आए थे, सोल्जर्स के साथ। तो काफी सारे रीजन होने की वजह से ये लोग हार जाते हैं, तो इनका जो एक्सपांशन था वो खत्म हो जाता है। ये सब कुछ आपको यहाँ एक्सप्लेन करना, लिखना, ठीक है। मैं पहले ये सारी चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट आप सभी लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो चीज आपको समझ में आ रही हो, नहीं आपके लिए कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द रीजनल किंगडम विद स्पेशल रेफरेंस टू द डेक्कन इन द 18th सेंचुरी। तो आपको यहाँ सब कुछ बताना है कि किस तरह से राइज हो रहा, ग्रोथ हो रहा। तो मोटा मोटा मैं आपको बोलूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इसमें आपको लिखना डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन क्यों है। और जब डेक्कन के बारे में बात करें तो डेक्कन का मतलब कौन सी स्टेट आ जाती है, डेक्कन का मतलब मराठा आ जाता है, डेक्कन का मतलब ट्रेवनकोर आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, मसूर आ जाता है, हैदराबाद, सॉरी मसूर जो अपना हैदर अली वाला था, ठीक है। तो आपको उनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, बाकी के बारे में थोड़ा 2-3 पॉइंट बता दो। तो इस तरह से क्वेश्चन को लिखेंगे। नेक्स्ट है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी saw the decline of the Mughal, the last part saw the rise of the British, and the middle part saw the sowing political fortune of the Maratha. अब ये सब तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूरा एक्सप्लेन किया था डिटेल में कि इसका क्या मतलब है। ये आपको छापना है बस जो बोला था। नेक्स्ट, it was the Maratha, not the Mughal, who fought the Afghan under Abdali in 1761. What does this statement implies? Critically evaluate. तो अब ये आ गया भैया कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, उसमें एक्चुअल में मराठा लड़े थे, मुगल कहाँ लड़े थे, मुगल तो सपोर्ट ही था भाई। मुगल था कौन उस समय, उसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली 61 में कौन सा मुगल इंपीरियर बैठा हुआ था और वो कैसे बना था, उसके पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ठीक है। उसके पीछे का बैकग्राउंड कि अहमद शाह के बाद आलमगीर टू के बाद शाह आलम, और अहमद शाह और आलमगीर 2 के साथ क्या हुआ, किस तरह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई उस ड्यूरेशन में, बैटल ऑफ प्लासी ने क्या पिक्चर प्ले करी। तो वो सब जब आपको पता होगा तब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्यों थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा ही लड़े, मुगलों का सपोर्ट नहीं था। इमादुल मुल्क था, बट इमादुल मुल्क के पास अपने जो वफादार सिपाही थे वो नाम मात्र थे। एक्चुअल में मुगल फौज थी नहीं, मुगल था ही नहीं, मुगल एक्चुअली सिर्फ दिखाने के लिए था, मुगल पूरा खत्म हो चुका था क्योंकि सारी रीजनल पावर अपने आप में सेपरेट हो गई थी। तो ये सब हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है। देन ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में आया था, क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी इंडिया was beset with this spectre of the fragmented polity। तो इस तरह का क्वेश्चन आ गया। वर्डिंग पे मत जाइएगा, ये तो सिंपल से कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वर्ड नहीं भी समझ में आता तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख समझ आ रहा है, हाँ भैया ये बोलना चाह रहा है कि बेसिकली मिड 18 के अंदर जो पॉलिटी तहस नहस क्यों होगी, ये कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फिर यहाँ आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 16 और 17th सेंचुरी के अंदर क्या था कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, जहाँ सबसे ऊपर इंपीरियर होता था, उसके नीचे मनसबदार चलते थे, और वो मनसबदार छोटी छोटी जगह से टैक्स का कलेक्शन करते थे। बट हुआ क्या, जब मिड 18th सेंचुरी आए तो अय्याशी आ गई, सब अय्याश हो गए मोहम्मद शाह की तरह। तो जो मनसबदार थे, जो पहले आर्मी रखते थे अपने पास, वो भी अय्याश हो गए, वो भी अय्याशी में बोलोगे। तो यहाँ जो टोटल इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन था वो खत्म हो गया। मनसबदार ने अपनी पोस्ट को हेरिडिटी बना दिया, उनके बाद उनका बेटा ही बैठेगा। पहले मनसबदार कौन होते थे, जो लॉयल होते थे और डिजर्विंग होते थे। तो ये सब कुछ यहाँ चेंज हुआ, बट ये सब कुछ हमने पहले बात नहीं करी थी क्योंकि पहले हमने इस हिसाब से पढ़ा नहीं था। अब बताऊंगा पूरा समझाऊंगा आपको मनसबदारी सिस्टम में क्या क्या ड्रॉबैक थे, जागीरदारी सिस्टम में क्या क्या ड्रॉबैक थे, वो सारा बताऊंगा। तब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इवेल्युएट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से लिख पाएंगे।
नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन तो हो ही गया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ठीक है। तो ये मैंने मेंस के क्वेश्चन आपको समझा दिए, आपको थोड़ा सा पिक्चर बता दी कि किस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न हमसे पूछा जाता है। और ट्रस्ट मी, अभी लेक्चर देने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन अगर किसी को डिफिकल्ट लगे भी होंगे तो अब नहीं लगेंगे। जिस तरह से नोट्स मैंने रेडी करें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है, टाइम ये बंद हो रहा है, तो मैं इसको बंद करके दोबारा ऑन कर रहा हूँ। आप दोबारा प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, 40 मिनट्स की लिमिट है, ठीक है। तो जस्ट क्लोज कर रहा हूँ, आप फटाफट आ जाइए। चलो दोबारा से एक्सप्लेन कर चलो एक बार दोबारा सुन लो, कि बाद में किसी मिस हो जाएगा। तो इंडिया इन द 18th सेंचुरी को मैं 3 ब्रॉड थीम के अंदर क्लासिफाई कर रहा हूँ। थीम नंबर 1 है डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, थीम नंबर 2 है राइज ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट, एंड थीम नंबर 3 है राइज ऑफ द ब्रिटिश सुप्रीमेसी। तो इसके लिए हम लोग डिटेल में इसके अंदर पढ़ेंगे। मैंने छोटे छोटे पॉइंट जो है यही लिख दिए, इसका अंदर डिटेल क्या है वो पूरा पढ़ने वाला है, ठीक है। हालांकि मैंने थर्ड थीम से लिखा वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर, प्लस इसमें क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी से पॉलिटिकल पावर में ट्रांसफॉर्म होगी। मैं बताया इसके लिए 3 बैटल डिसाइसिव थी। कौन सी? बैटल ऑफ प्लासी 1757 के अंदर, बैटल ऑफ पानीपत 1761 के अंदर, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 के अंदर। उन 3 बैटल ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव मजबूत कर दी, ठीक है। और जो दूसरी पावर थी, बेसिकली जो सबसे बड़ी पावर थी, मुगल एंड मराठा, वो एक तरह से पूरी तरह से डिक्लाइन हो गए। मराठा तो फिर भी चलो नहीं थे, मुगल तो पूरी तरह से खत्म हो गए, ठीक है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन क्यों हुआ। तो हम पहले बात करते हैं लेटर मुगल्स के बारे में, बाद में बात है, पहले ग्रेट मुगल्स के बारे में बात करते हैं। तो ग्रेट मुगल्स थे बाबर से लेके औरंगजेब तक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये जो पूरी डायनेस्टी थी, ये तो थी ग्रेट मुगल्स की। 1526 से लेकर 1707 जब औरंगजेब की डेथ होती है, जब तक बुरी तरह से ये लोग टेरिटोरियल एक्सपांशन इनका बढ़ता रहा, ठीक है। हर तरफ परचम था, कोई भी इनको ऐसा नहीं था कि आया और चैलेंज करने वाला। तो इनकी पूरी तरह से सुप्रीमेसी थी इंडिया के अंदर। अब डिक्लाइन क्यों हुआ? तो डिक्लाइन के 2 बड़े रीजन है, एक तो इंटरनल वीकनेस, एक एक्सटर्नल एग्रेशन। इंटरनल वीकनेस और एक्सटर्नल एग्रेशन। अब इंटरनल वीकनेस मतलब क्या? बहुत सारे रीजन। मैं सीधा पहले इसी क्वेश्चन पे आता हूं, अंदर बाद में आते हैं। सारा इसको पहले इसी क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, इंटरनल वीकनेस और एक्सटर्नल एग्रेशन दोनों को ये सारा देखेंगे ढंग से। पहले मेंस का जो क्वेश्चन है इसको खत्म करना है। ओके, ये आ गए, ठीक है। तो सबसे पहला इंटरनल वीकनेस में क्या रहा? तो इंटरनल वीकनेस के अंदर सबसे पहला था कि औरंगजेब की जो मिसगाइडेड पॉलिसीज थी। अब कौन कौन सी पॉलिसी? सबसे पहले मैंने आपको बताया उसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी, जो जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करना, ठीक है। उससे राजपूत, सिख, मराठा और जाट, इन सबों ने ओपन रिबेलियन स्टार्ट कर दिया औरंगजेब के खिलाफ। लड़ने पे सब लोग उतारू हो गए, ठीक है। तो एक तो ये आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर। दूसरा, औरंगजेब के टाइम पे जो टेरिटोरियल एक्सपांशन था मुगल एम्पायर का, वो पूरा इंडिया, पूरा आप माने अफगानिस्तान तक, वेस्ट में अफगानिस्तान तक, ईस्ट में ऑलमोस्ट नेपाल बांग्लादेश तक, ठीक है। साउथ में पूरा पहुंच गया था डेक्कन तक, ठीक है। तो बहुत बड़ी टेरिटरी अंडर दी औरंगजेब रीन थी, औरंगजेब के अंदर में थी, बहुत बड़ी टेरिटरी। तो जब इतना बड़ा एम्पायर होता है तो उसको आपको इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। फिर हर तरह का जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती है वो सेंट, अब जब मान के चलिए मैंने अफगानिस्तान में मुझे कोई सैनिक आर्मी भेजनी है, तो उनका खर्चा तो सेंटर ही उठाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से हुआ कि इतना बड़ा टेरिटोरियल एक्सपांशन हो गया, उसकी वजह से जो सेंटर की जो पकड़ थी वो कम हो गई, तो सेंटर वीक पड़ गया, उसकी आर्मी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो आर्मी भी और जितने भी सोर्सेस थे वो भी। तो ये आप दूसरा पॉइंट कोट कर सकते हैं। प्लस औरंगजेब की एक और पॉलिसी थी कि वो डेक्कन में लगातार उसने लड़ाई छिड़ के रखी, बेसिकली किससे? मराठाओं से, शिवाजी से, शिवाजी के बाद संभाजी से, संभाजी के बाद उनके जो बेटे थे साहू, उसको तो पकड़ कर उन्होंने जेल में डाल दिया। जब औरंगजेब मरा तब जाके वो बहादुर शाह ने उसको छोड़ा, ठीक है। तो ये ओपन जो वॉर थी डेक्कन में, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो वेल्थ थी मुगल की वो रेगुलरली डिक्लाइन हो रही थी, पैसा जा पूरा खत्म। दूसरी बात, जब ये लड़ने जाते थे तो रास्ते में जितने भी खेत वेत आते थे, घोड़े, वो सबको कुचल तो चलाते, घोड़े आती। तो जो पीजेंट थे, जो किसान थे, उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने भाड़ में की खेती वेती, ये तो लड़ते रहेंगे, अपन तो काम करते, तो वो सीधा उस पर आ गए, रिवोल्ट पे, वो डकैत बन गए और उन्होंने लूटना स्टार्ट कर दिया मुगलों को। तो उससे हो गया टोटल जो वेल्थ थी इनकी वो डिक्लाइन होगी, काफी हद तक डिक्लाइन होगी। तो ये हम इसके अंदर पहले पॉइंट में अंदर औरंगजेब को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कुछ पॉइंट, 3 मेन पॉइंट है औरंगजेब के बारे में, तीनों पॉइंट आप यहाँ कोट कर सकते हैं। देन एग्रीन क्राइसिस आया। अब इस क्राइसिस के बारे में क्या बोलेंगे? 2 बड़े रीजन थे किसानों के लिए। एक तो वही था कि मैंने बता दिया कि डेक्कन में जो वॉर थी उसकी वजह से जो आर्मी जो थी, जिस तरह से किसानों, जो पीजेंट्स की फील्ड वगैरह को तहस नहस कर देती। उनके अलावा क्या कर सकते हैं कि एक इजरा या रेवेन्यू फार्मिंग का सिस्टम लेके आया हमारा जुल्फिकार खान, ठीक है।
जहांदर शाह के टाइम पे इजरा और रेवेन्यू फार्मिंग जो है ये किसने इंट्रोड्यूस करी? जुल्फिकार ने इंट्रोड्यूस करी अंडर दी जहांदर शाह, ठीक है। जो तो जहांदर शाह के टाइम पे ये रेवेन्यू फार्मिंग वाला सिस्टम पिक्चर में आया। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, रेवेन्यू फार्मिंग जुल्फिकार का टाइम पे आया, प्लीज करेक्ट करिए मेरे को, मैं सही बोल रहा हूँ? सही है क्या? यस और नो? ओके ठीक है। अब इसमें वही क्या था कि इसमें मिडिल मैन अपॉइंट कर देते थे बीच में, भाई उनको बोल देते तुम एक काम करो 5 करोड़ 10 करोड़ मुझे दे दो, तुम किसान से जितना जाए। तो मिडिल मैन क्या करता था कि उनको 5-10 करोड़ देना है। अब मान चलो फेमिन आ गया या किस वजह से, किसी भी रीजन की वजह से जो किसान की फसल है वो उतनी अच्छी नहीं हुई, तो उतना ज्यादा टैक्स नहीं दे पा रहे, तो अब मिडिल मैन के ऊपर तो प्रेशर है, उसको तो देना है मुगल अथॉरिटीज को। तो वो फिर किसानों से 90% कई केसों में 100% ले जाते थे। तो उससे रिवोल्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। डिक्लाइन की तरफ तो जा ही नहीं, बिल्कुल रिवोल्ट स्टार्ट हो चुका उससे, क्योंकि जब ऐसी चीजें होगी तो ऑब्वियसली बात है, जब उसके पास खाने के लिए नहीं हो क्या होगा, वो लूटेगा, वो पूरी तरह से मुगलों के खिलाफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पीजेंट्स मुगलों के खिलाफ होना स्टार्ट हो। प्लस दूसरा, जो जागीरदार थे जिनको अपॉइंट किया जाता था, उन जागीरदारों का रेगुलर ट्रांसफर हो रहा था, कभी यहां से वहां भेज दिया, कभी वहां से वहां भेज दिया, स्टेबल नहीं थे जागीरदार, ठीक है। तो जो जागीरदारी का जो रेगुलर ट्रांसफर है उसकी वजह से जागीरदारों को कोई ऐसा नहीं था कि मुझे बैठ के किसानों के लिए कुछ करना है, या कोई नई इनके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाऊं या एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करूं या किसी नई तरह की टेक्नोलॉजी ना, उनको कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ पैसों से मतलब था, ठीक है। तो ये एक हम पॉइंट और कोट कर सकते हैं जो एग्रीन क्राइसिस के अंदर आता है। थर्ड पॉइंट आता है वीक सक्सेसर। ऑब्वियसली बात है, जो लेटर मुगल्स आए थे फ्रॉम द बहादुर शाह टू लेके लास्ट, हम कहां तक जा सकते हैं, वैसे तो हम अकबर शाह तक जा सकते हैं, बहादुर शाह 2 तक जा सकते हैं, बहादुर शाह 1 से लेके बहादुर शाह 2 तक ही मान लो आप, 1857 तक जो लास्ट रहा था, ठीक है। तो ये जितने भी सक्सेसर थे इनको लेटर मुगल बोला जाता है। ये काफी हद तक वीक थे, ठीक है, इनकेपेबल थे, प्लस पपेट से नोबल के हाथ में, मराठाओं के हाथ में, एंड फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स के हाथ में। देखिए इनिशियली तो नोबल्स ने कंट्रोल करा, चाहे वो निजाम उल मुल्क हो या जुल्फिकार खान हो, हाँ, या सईदी ब्रदर्स हो, इनिशियली तो उन्होंने कंट्रोल करा इन लोगों को। बाद में मराठाओं के अंडर में आया, चाहे वो शाह आलम हो गए, शाह आलम को वापस से दिल्ली में लेके कौन आया? महाजी सिंधिया 1772 के अंदर वापस से लाके बिठाया था, याद करिए पूरी किस्सा। तो बाद में मराठाओं के अंडर में आ गए लोग, मराठाओं के रहमो कर्मों पे अहमदिया ट्रीटी में यही तो था कि चुपचाप से दिल्ली में रहो तुम मुगल, हम कंट्रोल करेंगे मराठा ने यही तो बोला उनको। तो फिर बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, 1803 में 1803 में जो एंग्लो मराठा वार होती है, सेकंड एंग्लो मराठा वार, उसमें मराठाओं को खत्म कर देते हैं ब्रिटिशर्स, और डायरेक्टली मुगल किसके कंट्रोल में आते हैं? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आते हैं। तो उसके बाद में जो अकबर 2 रहता है, अकबर 2 के बाद में बहादुर शाह 2 आता है, वो अंडर द मुगल कंट्रोल रहते हैं। एंड फाइनली 1857 का जो रिवोल्ट होता है, 1857 की जो क्रांति होती है, उसमें बहादुर शाह 2 जो है वो मुगल इंपीरियर बन के आता है, नेता आता है, मतलब फेस होता है पूरे नेता का, पूरे रिवोल्ट का। तो जब उस पूरे रिवोल्ट को सप्रेस किया जाता है, तो बहादुर शाह 2 को तो खैर पेंशन बना के रंगून भेज दिया जाता है, लेकिन उनके जितने भी बेटे हैं, पोते, जितने भी उनके वंश, जो भी उनका रॉयल खून था, सबको खूनी दरवाजा पे खड़ा करके, लेफ्टिनेंट हडसन नाम था उस बंदे का, और सबको गोली मार देता है, टोटल जितना, मतलब पूरा मुगल वंशज खत्म, ठीक है। तो इस तरह से पूरा खत्म कर दिया था, ये पूरा पढ़ेंगे, खैर मैं आपको आइडिया बता दिया। तो आप ये बोल सकते हो कि जो बाद के जितने भी सक्सेस आए, औरंगजेब चाहे जैसा भी था, बट औरंगजेब के टाइम में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसको अटैक कर दे, क्योंकि औरंगजेब की आर्मी बहुत बड़ी थी, औरंगजेब का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो बहुत पावरफुल था, ठीक है। तो कुछ कमियां भी थी औरंगजेब टाइप की और कुछ प्लस पॉइंट भी थे। हमें सब जितने भी जो भी बात करनी, सबका प्लस माइनस पता होना चाहिए। हम लोग जब भी स्टडी करते हैं तो स्टडी करते वक्त आप ये ना सोचे कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप अपने आप को न्यूट्रल समझ के पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से यूपीएससी में अपना आंसर लिख पाओगे। कई बार हम लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, नहीं 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 ऐसे कैसे, औरंगजेब कहां से अच्छा हो गया? अरे नहीं भाई, आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, ठीक है। आपको कोई जाके रिपब्लिक टीवी के अंदर इंटरव्यू नहीं देना है, तो उसके हिसाब से नहीं बात करनी है। नेक्स्ट, वॉर ऑफ सक्सेशन एंड द रोल ऑफ द किंग मेकर। इसमें वही हो गया कि कोई डेफिनेट लॉ नहीं था सक्सेशन का, ठीक है, लाइक द प्रोमोजेनिचर। मतलब इसमें क्या होता है कि जो बड़ा बेटा होता है वही राजा बनता है, तो इस तरह का कोई डेफिनेट लॉ नहीं था, कोई भी राजा बन सकता था, फिक्स लॉ नहीं था मुगल के अंदर। तो इसकी वजह से कई सारी दिक्कत आई कि जब औरंगजेब मरा, तो औरंगजेब के मरने के बाद उसके 3 बेटों के अंदर लड़ाई हुई। जो बड़ा बेटा था बहादुर शाह, जो प्रिंस मौजम बोलते हैं, प्रिंस मौजम एक्चुअल नाम था, उसने अपने दोनों छोटे भाइयों को मार दिया, और दोनों छोटे भाइयों को मार के वो भाई साहब क्या बन गए, अपने सिंहासन पे आके बैठ गए, इंपीरियर ऑफ द इंडिया बन के अपने नाम को बोल दिया बहादुर शाह, खुद को बहादुर शाह बोलने लग गया। इसी तरह से जहांदर शाह आ गया, ठीक है, सेम सारी पिक्चर हुई। तो ये कोई डेफिनेट लॉ नहीं था कि किसको बनना। फरूख शाह देखिए नेफ्यू था, वो बन गया। तो ये एक बड़ा रीजन है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो नोबल थे
जो उस समय मुगल कोर्ट के अंदर जो नोबल थे वो चापलूसी करना स्टार्ट कर दिए, एक एक करके किसी प्रिंस की किसी प्रिंस की, और 3 से 4 तरह की कैटेगरी थी नोबल्स की भी, वो भी अभी बताऊंगा आपको। तो वहां नोबल्स जिसको सपोर्ट करते थे, जो भी पावरफुल नोबल्स होता था वो सिंहासन पे बैठ जाता था। जैसे सईदी ब्रदर अपने आप में बहुत पावरफुल नोबल्स थे, तो उन्होंने पहले फर्रुख शाह को बैठाया, फर्रुख शाह के बाद में 2 छोटे प्रिंसेस रफीउद्दौला रफीउद्दर्जत उनको बैठाया, और फिर मोहम्मद शाह को बैठाया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा नोबल आया निजाम उल मुल्क असफ जहां, उन्होंने सईदी ब्रदर को मनवा दिया, वो भी एक पावरफुल नोबल था, वो असफ जहां के उसके मोहम्मद शाह के सपोर्ट में खड़ा रहा। तो ये सब कुछ नोबल्स की पिक्चर है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं हद तक मुगल का जो नींव था वो तहस नहस कर दिया। लोगों को समझ में आने लग गया कि मुगल अब उतने पावरफुल नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। हर नोबल अपने आप में एक तरह, भले ही नोबल राजा नहीं बना, बट किंग मेकर तो थे, उसके पीछे तो वही था। तो हर नोबल चाह रहा था कि मैं किसी ना किसी तरह किंग मेकर बन जाऊं। तो ये एक रीजन रहा। फिर 5 बात था नेचर ऑफ द मुगल स्टेट। देखिए उस समय जो मराठा था, मराठा ने इस तरह से दिखाया कि मराठा आर दी कंप्लीट आर्मी ऑफ द हिंदूज, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। मराठास के अंदर मुस्लिम आर्मी भी थी, बट वो ऐसा दिखाना चाह रहे थे उस समय, क्योंकि हिंदुत्व जो आज जो जिस एजेंडे को लेकर आरएसएस चलता है, ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए सेम एजेंडा। और उसका एजेंडा का मकसद ये नहीं था किसी की तरह हिंदू राष्ट्र बनाना, बेसिकली उसका मकसद ये था कि जितने भी हिंदू राजा हैं उनको अपने साइड करना। तो उन्होंने मुगल्स को प्रोटेक्ट किया एज एनिमीज ऑफ द हिंदूज, कि ये हिंदुओं के दुश्मन है। और अगर औरंगजेब का जो काम जो टाइम देखे, तो उसके से कहीं ना कहीं जो मराठा की बात थी वो जस्टिफाई भी थी। वो जिस तरह तो काफी हद तक वो लोगों को कन्विंस करने में भी सक्सेसफुल रहे, और मुगलों के डिक्लाइन का एक बड़ा रीजन बने। तो मैंने बताया था मराठा वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था मुगल के डिक्लाइन का, क्योंकि बहुत बड़ी पावर तैयार हो गई थी डेक्कन के अंदर। 6 बनी थी डी जनरेशन ऑफ द मुगल नोबिलिटी और मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी। तो इसमें क्या हुआ, देखो मनसबदार जो सिस्टम था वो अकबर के टाइम से चला रहा था। अब मनसबदार में क्या होता था कि अगर आप बहुत लॉयल हो अकबर के, ठीक है, बहुत वफादार हो या बहुत काबिल हो, तो आपको पर्टिकुलर एक जागीर दे दिया था, मतलब लैंड दे दिया था। अज्यूम करते कि जयपुर दे दिया कि जा भाई जयपुर रख, सवाई जय सिंह को जयपुर दे दिया कि जाओ जयपुर में रहो, बैठो जयपुर को चलाओ। तो वो जयपुर में पूरा कंट्रोल करते थे पूरा। तो इस तरह से नोबल्स मनसबदार तैयार करने, पर्टिकुलर नाम दिया, ये मत सोचना कि सवाई जय सिंह कोई मनसबदार थे, ये इसलिए एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। तो मनसबदारी सिस्टम चलाया। ये मनसबदार अपना काम बहुत ईमानदारी से करते, बट इनको कुछ कंडीशंस थी। इनको हजारों की तादाद में, जितनी भी उनकी पर्टिकुलर लिमिट थी, कोई लिमिट फिक्स नहीं थी, चेंज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती, तो उतनी आर्मी इनको रखनी पड़ती, आर्मी और घोड़े, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जब औरंगजेब खत्म हुआ, बहादुर शाह, जहांदार शाह और मोहम्मद शाह आया, तो मोहम्मद शाह तो एक नंबर का यश आदमी, दारू और स्लेव गर्ल्स, मतलब दारू और गर्ल्स दो ही चीजें उसको चाहिए थी। तो पूरी तरह से जब मोहम्मद शाह अय्याशियों में डूब गया, तो इन्होंने कहा भाई हम क्यों बेमतलब में इतनी आर्मी रखें, बड़ी हमें क्या जरूरत है, क्यों हम अपना जो फाइनेंशियल सोर्सेज है उसको बेमतलब आर्मी पर बर्बाद करें। तो इन्होंने कहा अपन भी छोड़ो, नोबल भाड़ में गई, ये आइडियल लाइफ, ये लोग भी उसी लाइन पे उतर आए। तो उससे हुआ क्या कि टोटल जो आर्मी की स्ट्रेंथ थी वो भी कम हुई, जो टोटल में जो पावर थी मुगल की वो कम हुई, और नोबल का जो आप ये बोलोगे जो स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जिस तरह से पहले वो आर्मी मिलिट्री लाइफ जीते थे कि जंगलों में रह रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, सादा कपड़े पहन रहे हैं, वो खत्म, और वो भी पूरे अय्याशियों में चालू हो गए। सो डी जनरेशन स्टार्ट हो गया मुगल नोबिलिटी का। तो ये एक रीजन आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। देयर आफ्टर प्रॉब्लम विद मनसबदार सिस्टम, मैंने बता दिया मनसबदार सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी जो बनाए गए थे, कि पहले तो ये बनाए जाते लॉयल्टी बेसिस पर, कि जो ज्यादा लॉयल होगा या काबिल होगा उसको मनसबदार बनाया जाएगा। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, इन मनसबदार ने अपनी पोस्ट हेरिडिटरी कर दी, इनके बाद इनका बेटा ही बनेगा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए था मुगल में वो आ नहीं पा रहा था, ये मनसबदार। और दूसरी बात ये जो मनसबदार थे ये पर्टिकुलर इथनो रिलीजियस कैटेगरी में आ रहे हैं, ईरानी टाइप के हो गए, अफगानी हो गए, ठीक है, ये जो तुर्क हो गए, या हिंदुस्तानी ग्रुप में भी कुछ आ गए। तो ये अपने ही लोगों को, जगह मान चले किसी ईरानी को बना दिया, अज्यूम करिए कोई ईरानी पावरफुल नोबल बन गया, तो उसको बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं कि तुर्क का कुछ होना नहीं होना है, या अफगानी कुछ करना है, या हिंदुस्तानी मुस्लिम्स का कुछ करना नहीं, वो अपने ग्रुप का भला करने लगे, उन्हीं लोगों को हायर पोस्ट पे बैठाने लगे। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई मनसबदारी सिस्टम में। तो डी जनरेशन ऑफ द मुगल रूलर फर्दर एडेड डी जनरेशन ऑफ द नोबिलिटी। मैंने बताया ना मोहम्मद साला वाला एग्जांपल, मोहम्मद शाह वाला एग्जांपल, मैंने मोहम्मद साला बोल दिया उनको ना, शाह, मोहम्मद शाह वाला एग्जांपल। तो मोहम्मद शाह के टाइम पे जिस तरह से डी जनरेशन हुआ, जो लेवल ऑफ लिविंग थी वो डाउन हो गई, अय्याशी में आ गए, सिमिलरली डी जनरेशन ऑफ द नोबिलिटी भी चालू हो गई। नोबल डिस्कार्डेड द डिसिप्लिन ऑफ द मिलिट्री लाइफ एंड टुक द लग्जरियस लाइफ। ये समझ आ गया। नोबल राइवल्ड ईच अदर इन द फ्लेमरिज एंड फ्लैटरी।
तो चापलूसी करने लगे ताकि वो बड़ी से बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए। तो वो उनकी जो इथिकल लाइफ थी वो खत्म हो गई, पूरी तरह से चापलूस बन गए और अय्याशी वाली लाइफ जीना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। स्टेट वाज नाउ डिप्राइव्ड ऑफ द एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड मिलिट्री लीडर्स। तो कोई ना तो उनके पास कोई ढंग के एडमिनिस्ट्रेशन थे, ना ही उनके पास कोई मिलिट्री लीडर्स थे जो इतनी बड़ी आर्मी जो अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह लेके आया उनसे लड़ाई कर सके। तो ये काफी बड़ा रीजन रहा, बहुत बड़ा रीजन है अपने आप में, ये एक छोटा मोटा रीजन नहीं, काफी बड़ा रीजन है। और ये उस क्वेश्चन का जवाब भी है जो आपको मैंने अभी मेंस का क्वेश्चन बोला था कि मनसबदारी सिस्टम या जागीरदारी सिस्टम के क्या फॉल्ट था। तो पूरा छापना है उसके अंदर कि मनसबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम का क्या फॉल्ट था। नेक्स्ट है शिफ्टिंग रॉयल्टी ऑफ दी जमींदार। अब हुआ क्या कि जो जमींदार थे उनका मेन फोकस इंपीरियर नोबल को खुश करना हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंपीरियर तो क्या पपेट है ना नोबल के हाथ का। तो सब लोग नोबल को खुश करने लगे। नोबल का मतलब होता है जो दरबारी होता है, मेन जो दरबार के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे होते। तो हर बंदा अलग अलग नोबल को खुश होने लग गया। ईरानी ग्रुप, तुरानी ग्रुप, ठीक है, अपना अफगानी ग्रुप, हिंदुस्तानी ग्रुप, तो अलग अलग तरह के। तो उनका एक ग्रुप गुटबाजी चालू हो गई। तो उस ग्रुपबाजी की वजह से क्या हुआ कि एट द एंड जब कोई नोबल टूट के अलग हुआ, जैसे निजाम उल मुल्क असफ जहां बन जब मोहम्मद शाह को छोड़ के हैदराबाद गया तो उसके साथ जितने भी जमींदार थे उन्होंने भी उसका सपोर्ट करा, फाइनेंशियल सपोर्ट करा। जो मुगल अथॉरिटी को आप बोल सकते हो डायरेक्टली चैलेंज होना स्टार्ट हो गया इस तरह से बाकी जो नोबल्स के थ्रू। और इसका फायदा दूसरी स्टेट ने उठाया, स्पेशली जब ब्रिटिशर्स आएंगे तो उनका काम ज्यादा होगा, क्योंकि इंडियंस में इतना दिमाग नहीं था कि फूट डालो राज करो। बट ये एडवांटेज उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। देयर आफ्टर जागीरदारी क्राइसिस। अब जागीरदारी क्राइसिस क्या हुआ, भाई तुम्हारे पास जमीन तो है नहीं, जमीन तो तुम्हारे पास बची नहीं। तुम बोले अच्छा भाई ये बड़ा अच्छा है, इसको एक काम कर, तू आया आज से तू भी जागीरदार, आज से तू भी जागीरदार, आज से तू भी जागीरदार, खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए। तो जागीरदार तो तुम बना रहे हो, दोगे क्या इनको? तो जो लिमिटेड सोर्स थे उसमें से कटनी झटनी स्टार्ट हो गई, समझ आया? तो उससे क्या हुआ, उससे फाइनली ये हुआ कि कंपटीशन स्टार्ट हो गया नोबल्स के बीच में, एंड फाइनली इसने जो मुगल की सेंट्रल पावर थी उसको कम कर दिया। So unusual increase in the number of the mansabdar at a time when the area to be distributed as Jagir remained stagnated or even declined led to the unhealthy competition among the nobles. Next one is the military weakness. तो मैंने आपको बताया ना सोल्जर्स का। अब देखो मैं अगर मनसबदार हूं, मुझे बोला गया कि 2000 सोल्जर है, 5000 सोल्जर रखना है, उस सोल्जर को खाना भी मैं दे रहा हूँ, सैलरी भी मैं दे रहा हूँ, सब काम मैं कर रहा हूँ मेरे अंडर में। तो बताओ कल को अगर मुझे मोहम्मद शाह जैसा कोई आके मुझे हड़काएगा तो मेरे सिपाही मोहम्मद शाह का सपोर्ट मांगेंगे, मेरे सपोर्ट मांगेंगे, मेरे सपोर्ट मांगेंगे ना। तो सोल्जर्स का जो एलिगेंस था, जो लगाव था, ठीक है, डेफिनेशन था, वो मोस्टली किसकी तरफ था, मनसबदार की तरफ था। ठीक है, तो वो मनसबदार किसकी तरफ थे, वो तो नोबल्स की तरफ थे। तो सोचो चेन बन रही है, नोबल्स, नोबल्स के नीचे मनसबदार, मनसबदार के नीचे सोल्जर्स। तो अगर नोबल रिवोल्ट करेगा तो मनसबदार जो जो उसने मनसबदार पकड़ रखेंगे वो उसके साथ जाएंगे, तो जो जो मनसबदार होंगे उनके फौजी भी उनके साथ चले जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये एक रीजन रहा। फिर ट्रेजर खत्म हो गया। अब ट्रेजर मतलब जो खजाना खाली हो गया। अब खजाना खाली क्यों हुआ उसके भी रीजन आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकते हैं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, कि जो मुगल डायनेस्टी के अंदर जो ट्रेजर, जो मुगल ट्रेजर था वो एम्पिटी हुआ या डिक्लाइन हुआ, या मुगल ट्रेजर के अंदर जो ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ वो क्यों हुआ, क्या रीजन थे? तो उसका जवाब कह देंगे औरंगजेब ने जो डेक्कन के अंदर लॉन्ग वॉर छेड़ दी मराठाओं के साथ। दूसरा कह देंगे कि जब मिलिट्री मार्च करती थी तो क्रॉप्स को खत्म कर देती थी, स्टैंडिंग क्रॉप्स को, तो पीजेंट जो थे वो रॉबरी होता रहा, लूटना स्टार्ट कर दिया, तो इसने भी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी थी वो डिक्लाइन कर दी मुगल एम्पायर की। तीसरा, ऑटोनोमस स्टेट ग्रेजुअली स्टॉप द पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू। अब उन्होंने बोल दिया भाड़ में आओ तुम, नहीं देना पैसे, जा जो उखाड़ना उखाड़ ले। अब उनको पता ना ये क्या करने वाला, इंपीरियर था ही नहीं, औरंगजेब थोड़ी है, अकबर थोड़ी है भाई जो कुछ कर देगा, इनसे क्या होना होना मोहम्मद शाह। तो इस तरह से डायरेक्टली चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो जो ट्रिब्यूट ये लोग देते थे वो देना इन्होंने बंद कर दिया, कंप्लीटली बंद कर दिया। देन लेविश लिविंग, वो अय्याश जी रहे हैं, दारू चल रही है और ये बस मस्ती से लाइफ जी जा रहे हैं। तो बस ठीक है, नोबल इंपीरियर मस्ती से लाइफ जी रहे, क्या हो रहा है इनको कुछ पता ही नहीं अपने। और उधर अपना मराठा सर उठा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग ही कांड करे जा रही है, उधर से हमारे अफगान इन्वेडर लगातार आए जा रहे हैं, पर इनको फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये रीजन रहेंगे जिसकी वजह से इनका जो खजाना था वो टाइम टाइम खाली होता चला गया। देन ये जो मैंने आपको पहले बताया, साइज ऑफ द एम्पायर बहुत ज्यादा थी तो इसलिए डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अलग अलग ग्रुप बन गए, सिख अलग हो गए, जाट अलग हो गए, राजपूत अलग हो गए, मराठा अलग हो गए। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप बन गए और उन्होंने अपने टेरिटोरियल एक्सपांशन बहुत बढ़ा दिया। प्लस एक रीजन और आप यहाँ कोट कर सकते हैं कि जो राजपूत है, देखिए राजपूत के टाइम पे क्या हुआ कि जब राजपूत थे तो इनिशियली जब हमारे बहादुर शाह आया, बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह आया, जहांदर शाह के बाद फरूख शाह आया,
तो आपने स्टार्टिंग अगर मेरा लेक्चर देखा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारे बहादुर शाह आया तो उसने अजीत सिंह और जय सिंह, जो हमें मारवाड़ के और आमेर के थे, इनको रिस्टोर कर दिया, बट हाई पोस्ट नहीं दी। लेकिन जब जहांदर शाह आया तो उन्होंने हाई पोस्ट दे दी, एक को गवर्नर ऑफ मालवा बना दिया, एक को गवर्नर ऑफ गुजरात बना दिया, ठीक है। सिमिलरली जब भी कोई नोबल जब भी कोई रिवोल्ट होता था तो वो क्या करते थे, खुद सप्रेस करने नहीं आते थे, इन्हीं की पावर को बढ़ा देते। तो बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि जयसिंह को आगरा तक का गवर्नर बना दिया, तो पूरा गुजरात से लेकर आगरा तक राजपूत ही राजपूत थे। तो एक बहुत बड़ी स्टेट थी जो ऑटोमेटिकली कभी मुगल के अंडर में हुआ करती थी, अब कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ मैंने लिखा नहीं है, बट आप चाहो तो राजपूतों का रोल भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि राजपूतों का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा था, ठीक है। क्योंकि राजपूतों में दिक्कत क्या थी, औरंगजेब के टाइम, औरंगजेब से पहले तो वो लोग वफादार थे मुगल के, लेकिन औरंगजेब ने जो जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्जन स्टार्ट किया, उसके बाद से राजपूत खिलाफ हो गए और एक अलग ग्रुप तैयार हो गया बन के। मैं आपको राजपूत जब स्ट्रिक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा किस तरह से मुगलों के साथ उनका बिहेवियर कैसे था और एंटी मुगल ग्रुप कैसे तैयार हुआ, उसके अंदर कौन कौन राजा थे, अजीत सिंह, जय सिंह और हमारे दुर्गादास राठौर, ठीक है। उन्होंने एक एंटी मुगल ग्रुप तैयार कर लिया था, वो भी मैं बताऊंगा आपको, बट वो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट आप चाहें तो वो पढ़ने के बाद आप वो पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं। तो ये तो रहे इंटरनल रीजन, अंदरूनी रीजन है जिनकी वजह से वो इंटरनली कमजोर हुआ। अब एक्सटर्नल, सोने पे सुहागा, ठीक है, क्या है, मराठा भाई साहब, राइज ऑफ द मराठा, किसके अंडर में, पहला बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, हमारे रणवीर सिंह के पापा, रणवीर सिंह मतलब वही बाजीराव वन, उसके पापा, तो बालाजी विश्वनाथ। दूसरा हमारा खुद रणवीर सिंह भाई साहब, ठीक है, 20 साल के अंदर उसने पूरा नक्शा ही बदल दिया मराठाओं का, ठीक है। उसके बाद कौन, नाना साहब। तो 70-61 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक तो मराठा दिल्ली के सिंहासन तक पहुंच गए, और उन्होंने दिल्ली को जो इंपीरियर था शाह आलम, उसको नाम के लिए रखा, मेन तो इमादुल मुल्क अपना प्यादा छोड़ दिया और पूरा मराठा कंट्रोल कर रहे थे। तो ये हम पूरी पिक्चर लिख सकते हैं। अब ये पूरा खेल किसका होगा, नंबर वर्डिंग का। क्वेश्चन कितने वर्ड का पूछा जा रहा है, 150 वर्ड या 250 वर्ड, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना ज्ञान यहाँ लिखूंगा। भाई देखो, नॉलेज तो तुमको बहुत है, नॉलेज मेरे को भी बहुत है, पर सारी नॉलेज लिखनी थोड़ी है, लिमिटेड वर्ड में लिखना है। तो हमको हर वर्ड सोच समझ के लिखना है, और वो प्रैक्टिस से आएगा। हर हर 10-15 दिन के अंदर मैं आपका टेस्ट लेता रहूंगा और चेक भी करता रहूंगा, तो प्रैक्टिस से जो भी कमी होगी सुधारेंगे। फिर दूसरा क्या हुआ, इन्वेजन ऑफ ईरानी एंड दुर्रानी। अब आगे यहाँ पे वो क्वेश्चन जो था ईरानी एंड दुर्रानी, तो आप बोलोगे सर ईरानी और दुर्रानी का कैसे था, तो मैं बताता हूँ। इसमें क्या था, दो लोगों ने इन्वेजन किया था उस समय, एक तो था नादिर शाह, एक था अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह ईरान का था, अहमद शाह अब्दाली उसका एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो कमांडर था कहां पर, अफगानिस्तान में। लेकिन जब नादिर शाह टपक गया, मर गया, ठीक है, तो उसके बाद अहमद शाह अब्दाली किंग बन गया, कहां का, अफगानिस्तान का। तो जब नादिर शाह ने अटैक करा 1739 में, ठीक है, किसके किसके टाइम में, मोहम्मद शाह के टाइम में, तो उसको बोला गया ईरानी इन्वेजन। बट जब अहमद शाह अब्दाली ने अटैक करा 1748 में, 1749 में, 1752 में, 1756 टू 57 में, उसके बाद 1761 में, 1768 में, 7 बार अटैक किया था इसने, ठीक है, किसने, हमारे अहमद शाह अब्दाली ने। तो जब इन्होंने 7 बार अटैक किया, इन अटैकों को बोला गया दुर्रानी, दुर्रानी अटैक्स। क्यों, क्योंकि इसका पूरा नाम था अहमद शाह दुर्रानी, ठीक है। अहमद शाह कौन सा ना, अब्दाली, अब्दाली अब्दाली उसका जो पूरा नाम था, अब दुर्रानी था, लास्ट में जो उसका जो सरनेम था वो दुर्रानी आता, तो इसलिए उसको दुर्रानी करके दुर्रानी अटैक बोला गया, ठीक है। तो ये था, इसलिए हम ईरानी और दुर्रानी इन्वेजन बोलते हैं। तो ये आप बता सकते हो कि किस तरह से उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने मुगल की जो ट्रेजरी थी उसको खत्म कर दी, प्लस मुगल की जो वीकनेस थी वो पूरे वर्ल्ड को दिखा दी, मराठाओं को दिखा दी, ब्रिटिश को दिखा दी। जो ब्रिटिशर सोचे थे नहीं भैया मुगल है यहाँ कुछ नहीं करते, उनको समझ में आ गया नहीं, इंडिया को जीता जा सकता, मुगल उतने पावरफुल नहीं है। एंड देन द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन पावर, ठीक है। ये है हमारा तीसरा और आखिरी एक्सटर्नल पावर, कि जैसे ही यूरोपियन पावर आई, पहले बंगाल कब्जा करा, बंगाल के बाद बैटल ऑफ बक्सर में, बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम को बोला भाई साहब अब चुपचाप से पेंशन में जाओ, इलाहाबाद रहो, ठीक है। तो वहां जाके इलाहाबाद में चुपचाप से बैठा रहा। बाद में महजी सिंधिया उनको दोबारा दिल्ली लेके आए, लेकिन बाद में जितने भी मुगल राजा है वो सब इनसे डर के रहे। तो यूरोपियन पावर को भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का इवोल्यूशन क्या है। तो इवोल्यूशन क्या है, क्या लिखोगे जब डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर पूछा जाएगा। सो देयर वाज नो वन सिंगल कॉमन कॉज एप्लीकेबल टू द वोल ऑफ द इंडिया दैट लीड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, बट देयर वर ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर। आप ये बोलोगे कोई एक रीजन नहीं बोल सकते, कौन सा बोलोगे कि एक रीजन था ना, एक रीजन नहीं था, कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा एम्पायर फाइनली पूरा 1857 में खत्म हो गया। समझ आया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर लाइन पता होनी चाहिए। ये कई जगह मैं कोट कर सकता हूं, और मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन दिखाए जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जुड़े हुए। चलो जल्दी बताओ, एकदम समझ में आया यहां तक, जल्दी बताओ, ये जितना भी पढ़ाया एकदम समझ में आया क्या, किसी को दिक्कत बताओ।
ओके, सबको समझ आ गया, ठीक है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।